चलो ओके, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज का जो बेटू टॉपिक है ना वो है सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। लेकिन सबसे पहले जो हम आज यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं वो है सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इट मींस, इसका मतलब क्या है कि जो आपका सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होने वाला है, ध्यान से सुनना, और जो सॉलिड होगा वो आपका सोल्यूट होगा। तो उसकी सोल्युबिलिटी को हम पहले देखेंगे, फिर हम बाद में बात करेंगे गैसियस इन लिक्विड सोल्यूशन की, ठीक है। और अगर कोई चीज आपको समझ आती है तो आप चैट बॉक्स में थम्स अप के साथ एक स्माइल मुझे दे सकते हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को समझ में आ गया। अगर कोई डाउट है तो अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर लेक्चर के टाइम पे नहीं पूछना चाहते हैं तो लेक्चर के एंड में पूछ लेना मुझसे, ठीक है। चलो ओके, तो सबसे पहले हम बच्चे देखते हैं सोल्युबिलिटी क्या होता है। सोल्युबिलिटी का मतलब समझते हो, कोई चीज किसी के अंदर घुल रही है, किसी के अंदर सोल्यूबल हो रही है। तो बच्चे क्या होता है सोल्युबिलिटी, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे घुलनशीलता, मतलब घुलने की पावर, घुलने की कैपेबिलिटी। तो बच्चे अगर आप सॉल्वेंट ले रहे हो, उसमें आप सोल्यूट को डिसोल्व कर रहे हो, ठीक है, आप कह रहे हो सोल्यूशन बन गया। जब हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में किया था, हमने कहा सॉल्वेंट में सोल्यूट को मिलाया और सोल्यूशन बन गया। अब यहाँ पे बात आ रही है सोल्युबिलिटी की। तो बच्चे कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट आप डिसोल्व करोगे स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर में, वो क्या होगी, सोल्युबिलिटी होगी। क्या होगी, सोल्युबिलिटी। मान लो आपने सॉल्वेंट ले रखा है, ऊपर से आप शुगर ऐड कर रहे हो। ऐसा नहीं कि बार बार उसको ऐड किए जा रहे हो, नहीं। कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर जाएगा कि इतना कि वो जो है उस पानी में डिसोल्व हो जाए। कंडीशन क्या है बच्चे, एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। टेम्परेचर को आपको चेंज नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। टेम्परेचर शुड बी सेम, ध्यान से सुन लो, टेम्परेचर शुड बी सेम। अगर टेम्परेचर को चेंज करोगे तो भैया सोल्युबिलिटी में भी फिर चेंज आएगा, सोल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी उसके अकॉर्डिंगली टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है यहाँ पे क्या रहना चाहिए, सेम टेम्परेचर, किसी एक टेम्परेचर पे। नेहा बच्चे, मैंने अभी कुछ भी नहीं बताया, जस्ट अभी लेक्चर स्टार्ट किया, अभी मैं सोल्युबिलिटी बता रही हूँ क्या होता है। सोल्युबिलिटी वो होता है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट आप डिसोल्व करोगे इन स्पेसिफाइड। देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड। स्पेसिफाइड मतलब ऐसा नहीं अपनी मर्जी का कितना, एक टैंकी ले लिया आपने सोलवेंट की, ऐसे नहीं चलेगा। अमाउंट भी जो है सोलवेंट का वो भी स्पेसिफाइड होना चाहिए और टेम्परेचर भी स्पेसिफाइड होना चाहिए। क्लियर है। और ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं हम डिसोल्यूशन। सुना है इसका नाम, बताओ। यस मैम। डिसोल्यूशन क्या है ये, कि कितना आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड कर रहे हो, किसमें, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर, फिक्स्ड टेम्परेचर। यस, हाँ, यू कैन ऑल्सो से फिक्स टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद है बच्चे, अब सोल्युबिलिटी के फैक्टर भी देखने हमें कि सोल्युबिलिटी किस किस पे डिपेंड करती है। और मैं पहले बोल रही हूँ, जो ये बच्चे हो तुम 25-30 बच्चे हो, लीव मत कर जाना भूल के भी, मैं पहले बता रही हूँ। वैसे आप नहीं करते हो ये वाले बैच वाले बच्चे, बट फिर भी मैं बोल रही हूँ लीव मत कर जाना, ठीक है। ओके, सो सोल्युबिलिटी बच्चे डिपेंड करती है आपके 4 फैक्टर पे। नेचर क्या है सोल्यूट का जो आप डाल रहे हो, सॉल्वेंट जो ले रहे हो वो कैसा लिया आपने, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा और प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो बच्चे नेचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट का तो ऐसा है, ध्यान से सुनना, अगर आपका सोल्यूट और आपका सॉल्वेंट सिमिलर नेचर का है, अगर आपका सोल्यूट और सोलवेंट सिमिलर नेचर का है तो वो आपस में डिसोल्व हो जाएंगे। अगर वो डिफरेंट नेचर के हैं, बोलो डिसिमिलर नेचर के, तो भैया वो डिसोल्व नहीं होंगे। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, पानी में आप ऑयल को मिला रहे हो, कैसे मिक्स हो जाएगा भाई, नहीं होगा, इस तरह से लेयर बन जाएगी। इससे आपको एक कंसेप्ट माइंड, हाँ कृष्ण ने बोला, अभी मैं यही बता रही थी, लाइक डिसोल्व लाइक। देखो कहाँ कहाँ यूज होता है लाइक डिसोल्व लाइक का, हर जगह यूज होता है, कई कई जगह पे। अभी हमने लास्ट वाला लेक्चर देखा था ना, उसमें लाइक एंड डिसोल्व लाइक क्या बोला था, पोलर डिसोल्व होगा पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर डिसोल्व नॉन पोलर में। अब तुम ये देखो बच्चे, शुगर जो है और वाटर जो है, वाटर क्या है आपका, पोलर है। पोलर का मतलब समझते हो ना, पोलैरिटी डेवलप होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव डाइपोल क्रिएट होते हैं। शुगर कैसे पोलर है बच्चे, शुगर में क्या होता है, अगर आप शुगर का किसी भी एक शुगर का स्ट्रक्चर देखते हो तो उसमें आपको दिखेगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे सिंपल ग्लूकोज का एग्जांपल ले लूं, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं, और वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो बच्चे जब आप शुगर को पानी में डालते हो ना, दोनों में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
क्या होती है, ध्यान से सुन लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होते हैं, इनके डाइपोल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उस इंटरेक्शन की वजह से शुगर आपका पानी में क्या होता है, डिसोल्व होता है। सेकेंड चीज बेंजीन, बेंजीन क्या है, नॉन पोलर है भैया, यहाँ पे किसी भी तरह का पोलैरिटी, चार्जेस, डायपोल किसी तरह का कुछ भी नहीं है, ना कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट है। तो जब आप शुगर को बेंजीन में डालोगे तो वो एज इट इज लेयर बनी हुई दिखाई देगी, वो आपस में डिसोल्व नहीं होगा। जो अभी स्टूडेंट आए हैं तो आपका कुछ मिस नहीं हुआ, जस्ट इससे पहले मैंने सिर्फ ये बताया है कि सोलबिलिटी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद है बच्चे सिमिलर, अगर आप ऑयल ले लेते हो, ऑयल क्या है, नॉन पोलर है, इसमें कोई भी पोलैरिटी नहीं है, ठीक है, सारा हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन चेन होती है ऑयल में। तो बेंजीन भी नॉन पोलर है, तो इनको आपस में मिला दो, वो मिक्स हो जाएंगे, जबकि वाटर क्या पोलर है, मजाल है कि मिक्स हो जाए, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो आप सोल्यूट और सोलवेंट ले रहे हो वो दोनों का नेचर जो होना चाहिए सिमिलर होना चाहिए, अदरवाइज वो डिसोल्व नहीं होगा। क्लियर है, हाँ या ना, बोलो। यस मैम। यस मैम। उसके बाद बच्चे एल्कोहल बच्चे इतना ज्यादा पोलर नहीं है, इतना ज्यादा पोलर नहीं है, तो शुगर अच्छे से डिसोल्व नहीं होगा उसमें, क्योंकि अल्कोहल में क्या होता है बच्चे, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट आ जाता है, तो इतना ज्यादा पोलर नहीं है, तो इतने अच्छे से सोलुबल नहीं होगा, ठीक है सार्थक। यस मैम। ओके, हाँ ये रेज, हाँ सुधांशु, सुधांशु कुछ कह रहे हो, करते हैं। हाँ हाँ बोलो सुधांशु। मैम जब ग्लूकोज और सुक्रोज को पानी में हाँ, डिसॉल्व हाँ, करते हैं हाँ। वो तो डिसॉल्व नॉन पोलर है मैम। क्या बच्चे, सुक्रोज, सुक्रोज बोल रहे हो क्या सुधांशु? सुधांशु बच्चे सुक्रोज का C12H22O11, तो इसमें बच्चे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, जैसे ये पानी में जाएंगे, जितने भी ये शुगर है ना, मेरी बात ध्यान से सुनो, जितने भी ये शुगर जो पानी में डिसोल्व होते हैं ना, वो आपस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही क्या होते हैं कि एक दूसरे में सोल्युबल होते हैं। क्लियर है सुधांशु? उसके बाद देखो मैं यहाँ पे, हाँ बोल सकते हो सुधांशु चैट बॉक्स में, एक एग्जाम्पल देखो बेटा, इसमें Na+Cl नेगेटिव आपका नमक है, चार्जेस है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं, आपको पता है जो आपका सोल्ट है वो पानी में डिसोल्व हो जाता है, तो वो क्यों होता है, क्यों होता है बताएगा कोई? क्योंकि पानी में जाने के बाद डेल्टा हाँ, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। वेरी गुड, जो ये नेगेटिव है बच्चे पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इस टाइप की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन NaCl और वाटर के बीच में। तो ये दोनों क्या है, पोलैरिटी डेवलप्ड है, दोनों में पोलर डाइपोल क्रिएटेड है, तो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, और अगर इंटरेक्शन होगी इनमें तो क्या होंगे, आपस में सोल्युबल होंगे। उसके बाद बच्चे, अभी मैंने आपको सोल्युबिलिटी बोली, सोल्युबिलिटी मैंने क्या बोली कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट आप डिसोल्व कर सकते हो इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो मैंने ये वो वाला केस ले रखा है, और बच्चे ऐसी वाली स्टेज को बोलते हैं, एक सेकेंड, ऐसे वाले प्रोसेस को मैंने क्या बोला था, डिसोल्यूशन। क्या बोला था, डिसोल्यूशन, जिसमें आप क्या कर रहे हो, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सोल्यूट डाल रहे हो, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसोल्व होगा। लेकिन अगर आपने और सोल्यूट ऐड करने लग गए इसमें, अगर आप और सोल्यूट इसमें ऐड करने लग गए, तो यहाँ पे क्या होगा, अब क्रिस्टल की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि अब क्या है, मान लो आप शुगर ऐड करो तो वो और डिसोल्व नहीं होगा, वो क्या करेगा, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करने की वजह से वो इस तरह से क्रिस्टल की फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इस स्टेज पे बच्चे जो आपका डिसोल्यूशन है, जो आपका डिसोल्यूशन है और जो क्रिस्टलाइजेशन है, वो आपस में क्या आ जाएगा बच्चे, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, कि जितना सोल्यूट आपने उसमें डिसोल्व किया है, अब उतने ही रेट से क्या बन रहे हैं, क्रिस्टल्स बन रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। तो डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन वाली टर्म क्लियर है, हाँ या ना? यस मैम क्लियर है। कब डिसोल्यूशन होगा और कब क्रिस्टलाइजेशन बनेगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है। और स्टूडेंट्स, बच्चे थोड़ा जल्दी आया करो,
ठीक है, अब देख सकते हो आप आधा घंटा 20 मिनट ऊपर हो गए हैं। उसके बाद है बच्चे, अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से अलग अलग से सॉल्यूशन बनेंगे जब हम सोल्यूट को ऐड करेंगे। देखो, जो मैंने ये आपको डिसोल्यूशन वाला प्रोसेस बताया, उसी को क्या बोल सकते हो आप कि जो आपने सॉल्यूशन बनाया है वो कैसे टाइप का सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सैचुरेटेड का मतलब क्या है बच्चे, सैचुरेटेड का मतलब क्या, ठहराव आ चुका है। मतलब अब आप उसमें और सोल्यूट ऐड करोगे तो भैया वो और सोल्यूट उसमें डिसोल्व नहीं आने वाला। मतलब अब उसमें क्या आ चुकी है, सैचुरेशन आ चुकी है। एक पॉइंट के बाद वो रुक जाएगा डिसोल्व होना। क्लियर हुई? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भैया वो सबसे अलग है, वो सैचुरेटेड से अलग है। वो कहेगा कि भैया आजा, मैं और सोल्यूट अपने अंदर डिसोल्व कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन सैचुरेटेड में भैया मैं रुक गया, अब और सोल्यूट मेरे अंदर डिसोल्व नहीं होगा। बस ये वाली स्टेज होती है सबसे ज्यादा स्टेबल, जिसपे आप और सोल्यूट डिसोल्व नहीं कर सकते। जितना घुलना था, जितना डिसोल्व होना था, हो चुका। सुपर सैचुरेटेड तो ऐसा होता है कि आप और ऊपर से सोल्यूट ऐड किए जा रहे हो और एक टाइम पे क्या होता है, क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो आपको इसमें दोनों, बस ये दोनों याद करने हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हाँ बच्चे, सार्थक, व्हाट हैपेंड? मैम, क्रिस्टल मतलब तो वो ना जिसकी ज्योमेट्रिकल, एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप हो और क्लेवेज कट हो। हाँ 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 तो मैम हाँ बेटू, हाँ क्रिस्टल को हम तब बनाते हैं ना जब हम किसी चीज को एकदम से बहुत ज्यादा गर्म कर दे, फिर एकदम से बहुत ज्यादा ठंडा कर दे। तो यहाँ पे हम एकदम से ज्यादा बहुत ज्यादा गर्म करके ठंडा कहाँ कर रहे हैं, तो फिर इसमें क्रिस्टल नहीं कैसे बन रहा नहीं, है? क्रिस्टल, देखो मेरी बात सुनो, जो तुमने बोला वो बिल्कुल ठीक बना कि जब हमें किसी सैंपल को प्योर करना होता है तो हम उसके लिए क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है सार्थक, देखो ध्यान से, क्रिस्टल का मतलब है जो पार्टिकल्स है ना वो एकदम इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूं शुगर के आपने पार्टिकल्स देखे होंगे, वो कैसे होते हैं, बिल्कुल उनकी रेगुलर ऐसी शेप होती है, देखिए ना, देखी होगी। तो जब आप उसको पानी में मिलाते हो, मैं किसकी बात करूं, फिर बोल रही हूँ एट अ गिवन टेम्परेचर, अभी मैंने टेम्परेचर में चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो मान लो आप ग्लास में आपने पानी ले रखा है और आप शुगर मिला रहे हो, जितना शुगर उसके अंदर डिसोल्व होना था हो चुका। अब आप ये भी ध्यान रखना कि सोलवेंट जितना ले रखा है उतना ही लोगे, ये नहीं कि और एक्स्ट्रा पानी मिला दोगे, फिर तो शुगर आप डाले जाओ और डिसोल्व होता जाएगा, ठीक है। सोलवेंट की अमाउंट भी स्पेसिफाई करने की, 1 ग्लास ले रहे हो, 2 ग्लास ले रहे हो, ठीक है। तो जब आप बच्चे उसमें शुगर डालोगे तो जितना शुगर डिसोल्व होना था हो गया था। उसके बाद बच्चे जब आप और शुगर डालोगे तो आप देखोगे वो चीनी अंदर घुलेगी नहीं, और जो चीनी के पार्टिकल्स हैं ऐसे जो है सरफेस पे आपस में कोलाइड करके ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे। देखा है कभी किसी ने ऐसा होता हुआ? यस मैम, देखा है। इसी को ही बेटू क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बोल रहे हैं। समझ गए मेरी बात? हाँ बेटू, मैं कह रहा हूँ मैम, मैं आज मैं ये ट्राई करूंगा घर पे। अच्छा, वैसे किसी ने देखा है ये वाला प्रोसेस करके, कभी भी किया है? यस मैम, देखा है। हाँ, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना, पानी फिर उतना ही लेना है, फिक्स कर लो 1 ग्लास ले रहे हो या आधा ग्लास ले रहे हो या 2 ग्लास ले रहे हो। पता चले पानी तो तुमने पूरा जग्गा भर के ले लिया, फिर उसमें तुम डाले जा रहे हो, फिर तो भैया बहुत पूरा चीनी का डब्बा खत्म कर दोगे घर का, ठीक है। तो 1 ग्लास ले लेना, उसके अंदर जितनी शुगर डिसोल्व होती है कर लेना, फिर आप एक टाइम ऐसा देखोगे कि वो चीनी भाई वो डिसोल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन टेम्परेचर जो है वो सेम रखना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से शुगर पार्टिकल्स, हाँ हाँ वरना मम्मी से मार पड़ेगी। हाँ, तो देख लेना करना है कि नहीं करना, ठीक है। ओके, चले हम आगे, बताओ। यस मैम। अब आ जाओ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। अब कहोगे मैम इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट था क्या? हाँ, पूछ लेते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में कि डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन क्या बोलते हैं, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना, इतने तो तुम इंटेलिजेंट हो। चलो, उसके बाद है जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जो आपके कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जाता है और आपके बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा जाता है। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? ध्यान देना, मैं अभी किसकी बात कर रही हूँ, सॉलिड एंड लिक्विड की बात कर रही हूँ। कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? 28। ओके, तो यहाँ पे बच्चे हम बात कर रहे हैं सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। मतलब लिक्विड मेरा सॉल्वेंट है, सॉलिड मेरा सोल्यूट है, ठीक है। स्पीड भी अगर मेरी ज्यादा लगे तो मुझे बोल देना। ओके, तो देखो फर्स्ट केस है बच्चे, जो मैं बोल रही थी ना प्रोसेस डिसोल्यूशन है, जिसमें आप सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिला रहे हो, अगर वो वाला प्रोसेस एंडोथर्मिक है। कभी आपने एक चीज नोटिस की है क्या, जब आप पानी में शुगर को मिलाते हो और ग्लास को अगर किसी ने हाथ टच करके देखा हो तो वो ठंडा दिखता है,
किसी ने देखा है क्या, नोटिस किया है क्या? यस मैम यस किया। मैम। यस मैम। ठंड गर्म तो नहीं लगता ना, ये बता दो बस। ज्यादा भी नहीं लगता होगा ठंडा, मतलब नॉर्मल लगता है, गर्म नहीं लगता होगा। यस ठीक है, अगर नहीं किया तो आज करना, पानी में शुगर को डालना और आपको हाथ लगा के देखना। तो बच्चे जो डिसोल्यूशन प्रोसेस, ऐसे डिसोल्यूशन प्रोसेस होते हैं एंडोथर्मिक, मतलब जिसमें क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है, ठीक है, हीट अंदर से मिल रही होती है, डेल्टा एच जो होता है उसके लिए पॉजिटिव होता है। तो अब वो ये बोल रहे हैं कि जब मैं ध्यान से सुन लो, जब टेम्परेचर को मैं राइज करूंगी तो सोलुबिलिटी में क्या इफेक्ट आएगा, वो बढ़ेगी या घटेगी। तो बच्चे ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ली चैटरल प्रिंसिपल। अब कोई मुझे बताएगा ली चैटरल प्रिंसिपल क्या होता है? मैम मे हाँ, बी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी जो है उस सॉलिड की वो इंक्रीज हो जाएगी बच्चे सॉल्वेंट के अंदर। वो तो आप तो आंसर बता रहे हो, मैं पूछ रही हूँ ली मैम चैटरल मैं बताऊं? प्रिंसिपल क्या होता है। हाँ बताओ बताओ क्रिश। मैम ली चैटरल प्रिंसिपल कहता है कि अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है और हम उसमें टेम्परेचर हीट और देते हैं तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो जाएगी ज़्यादा फास्ट रेट से, और अगर एक्सोथर्मिक है और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा ठीक, तेज हो जाएगी। एक बार मैं और एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्रिश वेल्डन, बहुत अच्छा बताया तुमने। देखो ली चैटरल प्रिंसिपल ये होता है, अगर आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और उस इक्विलिब्रियम के टाइम पे आप कुछ उस पे कंडीशंस लगा रहे हो, मतलब कुछ कंडीशन इम्पोज कर रहे हो, प्रेशर में चेंज कर रहे हो, वॉल्यूम में चेंज कर रहे हो, टेम्परेचर में चेंज कर रहे हो, तो बच्चे वो जो इक्विलिब्रियम है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पे वो चेंज नलिफाई हो रहा है। इट मींस वो खत्म हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? एक बार फिर बोलूं क्या? हाँ, टू अंडू द चेंज, या बोल सकते हो टू नलिफाई द चेंज। जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन में बच्चे हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगी तो आपका इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट होगा, जहां पे हीट क्या हो रहा है, हीट का इफेक्ट खत्म हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। इट मींस जो आपने सोल्यूट में सोलवेंट मिलाया, अब वो किस तरफ से जा रहा है, कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, वो सोल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा है। इट मींस टेम्परेचर बढ़ाने से इन एंडोथर्मिक प्रोसेस सोलुबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख रखा है NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, नमक, NaCl और KCl। क्लियर है? बताओ। यस मैम। उसके बाद अगर मान लो, हाँ हाँ कोई बोल रहा है कुछ? मैम ये चीज दोबारा बता दीजिए। एक बार मुस्कान, मैं सेकंड केस डिस्कस करती हूँ, फिर बताना अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है? देखो, अगर मान लो आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, ठीक है, अब आपको ये नहीं रटना कि अरे कौन कौन से प्रोसेस एक्सोथर्मिक होंगे, वो नहीं करना, सिर्फ इस पे फोकस करो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब है बच्चे? हीट बाहर निकल रही है, मतलब आप सॉल्वेंट में सोल्यूट को मिला रहे हो तो हीट, आप सिंपल ये भी कर सकते हो जब हीट बाहर निकल रही है इट मींस क्या होगा, जब आप टेम्परेचर को राइज करोगे तो अकॉर्डिंग टू ली चैटरल प्रिंसिपल आपका इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो रहा है, जहां पे हीट का इफेक्ट खत्म हो रहा है, नलिफाई हो रहा है, मतलब जहां पे हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। मुस्कान, जहां पे जो चीज हो रही होती है ना ली चैटरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इक्विलिब्रियम वहां जाता है जहां पे वो चेंज खत्म हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट बाहर निकल रही है, तो चेंज कहाँ पे खत्म हो रहा है हीट का, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इट मींस क्या होगा कि आपका जो सोल्यूशन है अब वो किसमें, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि आपका सोल्यूट में कन्वर्ट हो रहा है। इट मींस अब आपकी सोल्युबिलिटी क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। इसके कुछ एग्जांपल है, सीरियम सल्फेट, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेट एक्सेट्रा। बस एक बार इनको एग्जाम्पल को रीड कर लेना, पेपर में नहीं पूछा जाता। तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर का राइज होने की वजह से सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यू कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ली चैटरल प्रिंसिपल। क्या कहता है ली चैटरल प्रिंसिपल? अगर इक्विलिब्रियम में है आपकी कोई रिएक्शन, इक्विलिब्रियम में है, अगर इक्विलिब्रियम के टाइम में आप कोई चेंजेस इंपोज करते हो, कोई कंडीशन उस पर इंपोज करते हो, तो इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां पे वो चेंज नलिफाई हो रहा है, जहां पे वो चीज खत्म हो रही है। क्लियर है मुस्कान? अब यस मैम। हाँ, तुम सब बाकी बताओ, मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो, फिर उसके बाद मैं आगे चलती हूँ। यस मैम। ओके यस मैम। ओके ओके। नेक्स्ट है बच्चे, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है? प्रेशर, ध्यान से सुनना।
जब भी मैं बात करूं सॉलिड इन लिक्विड की, तो भैया वहां पे प्रेशर का जो है खास इफेक्ट नहीं पड़ता। देखो क्या लिखा हुआ है, डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट, क्योंकि प्रेशर का इफेक्ट वहीं पड़ता है बच्चे जहां हम गैसेस की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि गैसेस क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है, और वहीं पे हम प्रेशर का इफेक्ट पड़ते हैं कि प्रेशर ज्यादा होगा तो गैसेस का क्या होगा, प्रेशर कम होगा तो गैसेस का क्या होगा। सॉलिड और लिक्विड में क्योंकि ये दोनों हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, तो हम यहाँ पे प्रेशर के बारे में बात नहीं करते हैं। प्रेशर के बारे में हम बात करते हैं गैसेस में, जो कि हमारा आने वाला टॉपिक है। क्लियर है? तो सॉलिड इन लिक्विड में आप एक तो टेम्परेचर वाला ध्यान रखेंगे, और ध्यान रखेंगे कि लाइक डिसोल्व लाइक वाला, कि नेचर कैसा होना चाहिए सोल्यूट और सोलवेंट का। क्लियर है? और ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ये ध्यान रखना है। इतना क्लियर हुआ? अब हम आगे चले गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन पे। यस यस मैम। मैम। ओके, यस मैम। अभी हम सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं। अब क्या है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन? इट मींस जो लिक्विड है वो आपका सॉल्वेंट है। ये स्टूडेंट्स को क्या हो जाता है, तुम्हारा नेटवर्क चला जाता है क्या? अभी तो आधा घंटा भी नहीं होता और तुम्हें भागने की लग जाती है, पता नहीं क्या तुम्हारी ट्रेन मिस हो रही है या क्या जरूरी काम आ गया क्लास से भी ज्यादा। 1 मिनट में भागते हो। गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन एंड हेनरीज लॉ। बच्चे अब इसमें हम क्या बात करेंगे, सॉल्वेंट आपका लिक्विड रहेगा, सोल्यूट आपका गैस रहेगा। तो ध्यान रखना, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि लिक्विड आपका इसमें सॉल्वेंट है, और जो आपका गैस है वो क्या है, सोल्यूट है। ठीक है? ओके, अब आओ इस पे। ये आपको यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। देखो इनका मतलब क्या है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक बीकर लिया, ऊपर से लगा दिया ढक्कन। कार्बोनेटेड वाटर कहाँ से ले आए वो अभी बताऊंगी बेटू, उस पे आएंगे उस पे। आपने क्या किया, बीकर लिया, ऊपर से लगा दिया पिस्टन, ढक्कन भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे क्या आपने भर रखी है, यहाँ पे लिक्विड है बच्चे, और ये क्या है, गैस के पार्टिकल्स हैं वेपर फेज पे। ठीक है? तो ध्यान रखना, लिक्विड में गैस के पार्टिकल्स हैं और ऊपर क्या है, वेपर फेज में। इस टाइम पे बच्चे इनके बीच में मेंटेन है इक्विलिब्रियम, मतलब जितने गैस के पार्टिकल्स अंदर लिक्विड में जा रहे हैं, जितने डिसोल्व हो रखे हैं, उतना ही क्या हो रहा है, गैस के पार्टिकल्स जो है क्या हो रहे हैं, इवेपोरेट हो रहे हैं। तो इनमें आता है इक्विलिब्रियम, जितने अंदर जा रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, उतने ही बाहर जा रहे हैं। तो इस टाइम पे हम बोलेंगे कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन, जितना रेट होगा डिसोल्व होने का, उतना ही रेट होगा इवेपोरेट होने का। तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट क्या होगा, इक्वल होगा किस पे, एट इक्विलिब्रियम पे। ठीक है? अब आप क्या करोगे बच्चे, जो ये पिस्टन है इस पे आप प्रेशर लगाना स्टार्ट करोगे। प्रेशर लगाने से क्या होगा बच्चे, जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, इसको नीचे करोगे, तो क्या होगा, जो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कंप्रेस होंगे, और कंप्रेस होने की वजह से क्या होगे कि मोर नंबर ऑफ गैस पार्टिकल विल एंटरिंग इनटू द सॉल्यूशन, और उतने ही ज्यादा पार्टिकल सॉल्यूशन में जाएंगे, और उतने ही ज्यादा गैस के पार्टिकल जो है लिक्विड सॉल्यूशन में डिसोल्व होंगे जब आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे। बोलो हाँ या ना? यस मैम। पहले ऐसे थे, इवेपोरेशन हो रहा था, थोड़े बहुत लिक्विड में थे। जैसे आपने कंप्रेस किया गैस को, जैसे आपने कंप्रेस किया, मोर नंबर ऑफ गैस पार्टिकल विल एंटरिंग इनटू द सॉल्यूशन। लेकिन अभी भी ये काम होने पे भी आपका ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। जितने अंदर डिसोल्व हो रहे हैं उतना ही क्या है, वेपर भी बन रहे हैं। तो ध्यान रखना, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या हुआ, मोर नंबर ऑफ गैस पार्टिकल डिसोल्व हो रहे हैं। ठीक है? अब यहाँ पे मैं एक बार आपको वो वाली स्लाइड में अभी दोबारा बताऊंगी आपको, ये वाली जो मैंने लिख रखी है ना, एक बार पहले ये समझना जरूरी है कि सोल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस करना क्या कैसे क्या करना है। तो इसको ध्यान से पढ़ो जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। पहले मैं बोलती हूँ फिर समझाती हूँ। Solubility of any gas in a particular liquid, ध्यान से सुन लेना, solubility of any gas in a particular liquid is the volume of gas in cc cubic centimeter that can dissolve in a unit volume of the liquid to form the saturated solution at the temperature of the experiment and under a pressure of 1 atmosphere। तो आप देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी का भर भर के वॉल्यूम ले लो, सॉल्वेंट ले लो, नहीं, आपको वॉल्यूम जो है, जैसे मैंने उसमें बताया था कि आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, तो इसमें भी यही बोला है कि स्पेसिफाई करना पड़ेगा कितने वॉल्यूम में आप कितनी गैस डिसोल्व करना चाहते हो, और
इतना डिसोल्व करो कि वो क्या बन जाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, ताकि जब आप और गैस उस सॉल्यूशन में डिसोल्व करोगे तो वो डिसोल्व नहीं होगी। तो ये सेम ही है जो मैंने पहले बताया था, सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। गैस किसमें सोल्यूबल हो रही है, जो लिक्विड का आपका जो सॉल्वेंट है उसमें। क्लियर है बच्चे, बताओ हाँ या ना। यस मैम। यस उसके मैम। बाद बच्चे सोल्युबिलिटी ऑफ Yes, अ ma'am. गैस इन लिक्विड, जो आपकी सोल्युबिलिटी है उसको आप 3 टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तो कंसंट्रेशन, या आप बोल सकते हो मोलैरिटी, मोल पर लीटर, दूसरा मोल फ्रैक्शन, तीसरा ग्राम पर लीटर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन गलत भी यही कराती है। ये 3 लाइनें अगर किसी ने समझ ली अच्छे से तो उसका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन गलत नहीं होगा, वो चाहे कितना कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल हो वो निकाल के ही आएगा। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था, फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी न्यूमेरिकल हैं आप यूनिट साथ लेके चलोगे, अदरवाइज मैं सच्ची बोल रही हूँ गलत करके आ जाओगे क्वेश्चन। ठीक है, तो सोलिबिलिटी को आप मोलैरिटी में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर मान लो आपको बताना है कि आंसर मोल पर लीटर में बताओ, तो इट मींस आप सोलिबिलिटी निकाल रहे हो। मोल फ्रैक्शन में बताना है तो इट मींस आप सोलिबिलिटी निकाल रहे हो। ग्राम पर लीटर में भी आपकी सोलिबिलिटी एक्सप्रेस होती है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ग्राम पर लीटर को, एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में चेंज करना तो कैसे करोगे, कोई बता सकता है? ग्राम पर लीटर को अगर किसी को मोल पर लीटर में चेंज करना तो कैसे करोगे, बता सकता है कोई? तुम खुद देखो, इसमें मैं ऐसा क्या करूं कि ये मिल जाए मुझे मोल पर लीटर। अगर मान लो मैं इसको डिवाइड कर दूं ग्राम पर मोल से, तो ये वाला आ जाएगा क्या मोल पर लीटर? पहले मुझे ये बताओ हाँ या ना। अगर मैं ग्राम पर लीटर को ग्राम पर मोल से डिवाइड कर दूं तो मोल पर लीटर मिल जाएगा ना। तो इट मींस अगर आपका आंसर ग्राम पर लीटर में है बच्चे, तो आप क्या करोगे, जो भी आपको गैस दी गई होगी उसके मोलर मास से आप डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा मोल पर लीटर में। क्लियर है? ये बात तो छोटी सी है लेकिन बड़े काम की बात है जो मैंने अभी बताई है। ठीक है, तो ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री में ना झोल करते हैं, घुमाते फिराते हैं चीजों को, समझ रहे हो? अगर यूनिट का पता है तो बच्चे कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, तभी मैं बोलती हूँ हाँ भावना समझनी पड़ती है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला जो आपने रट्टा जो फॉर्मूला आपने रट्टा मार रखा है, अगर उसका मीनिंग पता है कि एक एक टर्म क्या इंडिकेट कर रही है, उसकी यूनिट को साथ लेके जा रहे हो बच्चे, आप गलत वो कर ही नहीं सकते क्वेश्चन। अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आता है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर एक एवरेज न्यूमेरिकल आ रहा है आपके पेपर में तो वो आप सोल्व कर सकते हो इसी ट्रिक से। अगर आप क्या करते हो, फॉर्मूला याद है अच्छे से और उसका मीनिंग क्या है, क्या क्या इंडिकेट कर रही है टर्म वो, और अगर आप यूनिट साथ लेके चलते तो आपका कोई न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। उसके बाद बच्चे जो सोल्युबिलिटी का इफेक्ट है गैस इन लिक्विड में, वो स्टडी किया था हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ ने क्या किया था, जो स्टेटमेंट दी थी वो क्या थी, ध्यान से सुनना, मास ऑफ ए गैस डिसॉल्व्ड इन अ गिवन वॉल्यूम। फिर बोलूं गिवन वॉल्यूम, अपनी मर्जी का नहीं लेना वॉल्यूम, पता चले 50 लीटर की टंकी में मिला दिया गैस को, ऐसे नहीं करना, एक स्पेसिफाई करना है वॉल्यूम को एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर बोल रही हूँ टेम्परेचर शुड बी सेम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ अ गैस। अभी तो यही बताया बेटू मैंने कि जितना प्रेशर लगाओगे उतने ज्यादा गैस के पार्टिकल सॉल्यूशन में डिसोल्व होंगे। तो वही तो बोला है मास ऑफ ए गैस। मास क्यों बोला, गैस जो है वेपर है उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा, तो वो डिसोल्व होगा इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चे, प्रेशर ऑफ गैस के। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए मैंने यहाँ लगा दिया, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले साइन को हटा के मैंने क्या लगा दिया, k विच इज योर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। फिर बोल रही हूँ m का मतलब पता होना चाहिए क्या है, मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड, p क्या है, प्रेशर ऑफ ए गैस, k क्या है बच्चे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसकी वैल्यू ये पूछा जाता है, पहले बता रही हूँ मैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि k की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट और टेम्परेचर पे। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा k की वैल्यू चेंज होगी, हर अलग गैस के लिए k की वैल्यू अलग होगी और हर अलग सॉल्वेंट के लिए k की वैल्यू अलग होगी। बताओ इतना समझ में आया या नहीं आया, फिर मैं आगे बढ़ाऊं। आ गया मैम। यस मैम। बोलो जल्दी। हाँ हर्षिता, व्हाट हैपेंड? हर्षिता कुछ हुआ क्या? नो मैम, हम कह रहे थे कि समझ आ गया। अच्छा ओके ओके,
उसके बाद हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अभी हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कहाँ देखा था बेटा, उसमें इफेक्ट ऑफ वो जिसमें हम सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे थे, अब हम बात करें गैस इन लिक्विड की। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जब आप किसी सॉल्वेंट में गैस को मिलाते हो और आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, इट मींस हीट दे रहे हो, और हीट करने से कुछ ना कुछ तो गैस के वेपर बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे। अगर बच्चे गैस ही बाहर निकल रही है तो सोल्युबिलिटी कैसे हो जाएगी उसकी, ज्यादा सोल्युबिलिटी तो कम हो जाएगी। एक तो ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, एक एक्सप्लेन कर सकते हो ली चैटरल प्रिंसिपल के बेसिस पे कि जब आप सोल्वेंट को गैस में मिलाते हो बच्चे, जनरली वो वाली रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें आपकी हीट रिलीज होती है। तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो ली चैटरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपका इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, जहां पे हीट का चेंज खत्म हो रहा है, जहां पे हीट रिमूव हो रही है, कहां पे जाओगे आप, बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी कि आपका अब सॉल्यूशन नहीं बना, वो वापस किस में चेंज हो रहा है, गैस प्लस सॉल्वेंट में। इट मींस वो गैस पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हुई है सॉल्वेंट में और आपकी सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है। तो ध्यान रखना, गैस इन लिक्विड में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्या होगी बच्चे, कम हो जाएगी। क्लियर है, बताओ। यस मैम। यस मैम। एक मैंने यहाँ पे आपको ग्राफ बना के दिखा रखा है, इससे आपको ग्राफ से क्या पता चल रहा है बच्चे कि जो O2 की सोल्युबिलिटी है वो ज्यादा है N2 से। कैसे, एक काम करो, आप कोई भी एक टेम्परेचर, क्योंकि मैंने क्या बोला टेम्परेचर आप चेंज नहीं करो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे चेक करोगे। तो देखो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप चेक करोगे तो N2 की सोल्युबिलिटी है इतनी, आपको दिख रहा होगा, और अगर सेम टेम्परेचर पे O2 की चेक करोगे तो है इतनी। तो इस ग्राफ से ये पता चल रहा है कि O2 की सोल्युबिलिटी है ज्यादा N2 से। और क्या पता चल रहा है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो सोल्युबिलिटी जो है गैस की वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि प्रोसेस क्या होता है बच्चे, इसमें एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। क्लियर है। अगर मान लो आपको कोई ग्राफ का क्वेश्चन मिलता है और आपसे पूछते हैं कि सोल्युबिलिटी क्या होगी, तो आप एक टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर पॉइंट देखो, उस पे देखो किसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। क्लियर है। यस मैम। यस मैम। उसके बाद है, अभी तो मैंने एक हेनरीज लॉ आपको ये बताया कि मास ऑफ ए गैस डिसॉल्व जो की गई है इन गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर ऑफ गैस। लेकिन एक और हेनरी ने लॉ दिया था, क्या दिया था, ध्यान से सुनो, द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, जो गैस की सोल्युबिलिटी है किसमें, लिक्विड में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस अबाउट द सरफेस ऑफ लिक्विड और सोल्यूशन। अब भैया पार्शियल प्रेशर कहाँ से दे दिया, ये इंस्पायर हुआ है डाल्टन से। डाल्टन ने ही बताया था पार्शियल प्रेशर के बारे में। उसने कहा था कि अगर आपके पास अलग अलग गैसेस हैं तो हर किसी का जो प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर होगा और सबको मिला के जो होगा टोटल प्रेशर होगा। अगर आप इंडिविजुअल की बात करोगे गैस का तो उसका आप पार्शियल प्रेशर देखोगे, अगर सबको मिला के उनका ऐड करोगे तो वो होगा टोटल प्रेशर होगा। तो इन्होंने यही बोल दिया बच्चे, अगर मान लो आपके पास एक से ज्यादा गैस है, सपोज मैं यहाँ पे ये लिख रही हूँ, आपके पास H2 है, हीलियम है, N2 है, O2 है, ठीक है। अब आपको देखना है कि किस केस में की एनर्जी बढ़ जाएगी जिसके कारण टेम्परेचर इनवर्स, यस बिल्कुल ठीक। इधर देखो सार्थक, अगर आपके पास अलग अलग गैसेस हैं, अब आपको देखना है सोल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। तो बच्चे अगर सपोज पार्शियल प्रेशर है O2 का ज्यादा, ध्यान से सुन लो, पार्शियल प्रेशर है O2 का ज्यादा, तो मतलब उसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी, बाकियों की क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए मैंने वर्ड यूज किया है पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अगर एक से ज्यादा गैस है तो जिसका पार्शियल प्रेशर जिस गैस का ज्यादा होगा उसकी सोल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। जैसे आपको दिख रहा है वही सेम केस है, जैसे ही प्रेशर बढ़ाओगे सोल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। तो इस अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट हुई बच्चे, एक्सप्रेशन क्या हुआ, जो पार्शियल प्रेशर है किसका, गैस का, कहाँ पे, वेपर फेज में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन सॉल्यूशन। अभी मैंने बोला था आपको सोल्युबिलिटी को आप किस टर्म में मेजर कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन यही तो है, जितना प्रेशर बढ़ाओगे तो जितना ज्यादा फ्रैक्शन होगा गैस का वो उतना ही डिसॉल्व होगा सॉल्यूशन में। तो क्या मैं सोल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन नहीं बोल सकती, बोलो, बोल सकती हूँ कि नहीं बोल सकती, बोल सकती हूँ। बस ये ध्यान रखना यहाँ पे P क्या है, पार्शियल प्रेशर है गैस का वेपर फेज में, और
मोल फ्रैक्शन क्या है गैस का इन सॉल्यूशन में। अगर आपको क्वेश्चन में पार्शियल प्रेशर नहीं दे रखा तो भैया पहले पार्शियल प्रेशर निकाल के आओगे। कैसे निकालोगे? डोल्टन ने क्या एक्सप्रेशन दिया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर। किसी को याद है कि नहीं है? जल्दी बताओ मुझे। यस यस मैम। मैम, याद है। पता था ना? तो जब भी आपका हेनरीज लॉ में आप ये वाला एक्सप्रेशन लगा रहे हो तो आपको ध्यान रखना है जो P है वो पार्शियल प्रेशर होगा। अगर नहीं दे रखा पार्शियल प्रेशर तो निकाल के आओगे, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको मोल फ्रैक्शन दे रखा होगा, टोटल प्रेशर दे रखा होगा, मल्टीप्लाई करो और पार्शियल प्रेशर निकालो और उसको फिर पुट करो। क्लियर है बेटू? जल्दी बताओ। यस यस मैम। मैम। मजा आ रहा है? यस मैम। ओके यस मैम। देखो अब बात आती है एक अच्छी सी एक अलग सी बात और देखते हैं हम। अब यहाँ पे क्या किया? वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया, KH लगाया। KH यहाँ पे आपका हेनरीज कांस्टेंट है। कोई मुझे ये बता पाएगा क्या बच्चे KH की यूनिट क्या होगी? KH की यूनिट क्या होगी? कोई बता पाएगा क्या? थोड़ा सा माइंड यूज करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, समझ में आ जाएगा। यूनिट कैसे निकालते हो मैंने आपको बताया था। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो यूनिट निकाल सकते हो। तो एक काम करो, आप क्या करोगे? मैम बार में होगी। वेरी गुड, वेल डन। सबने, जितेश ने भी सही बताया, कृष्ण ने भी, बाकियों ने भी। देखो एक काम करो, इसको कैसे लिखोगे? P इज इक्वल टू KH, x को x नहीं है वैसे, मोल फ्रैक्शन है काई। इसको आप क्या करोगे? KH इज इक्वल टू P बाय मोल फ्रैक्शन। और आपको पता है मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट बताओ नहीं होती है। तो यानी कि जो प्रेशर की यूनिट होगी वही किसकी होगी बच्चे? KH की यूनिट भी होगी। तो KH को हम बार में भी मेजर कर सकते हैं, जो भी प्रेशर की यूनिट है, एटमॉस्फेयर, किलो बार, पास्कल, जो भी है एटमॉस्फेयर सब में, mmHg, ठीक है। तो ये सारी जो भी प्रेशर की यूनिट होती है वही सेम किसकी यूनिट होगी? आपकी हेनरीज कांस्टेंट की होगी। उसके बाद आओ स्लोप पे। अब हमने क्योंकि बच्चे हेनरीज लॉ का एक्सप्रेशन देख लिया तो एक बार उसका ग्राफ भी देखना बनता है। तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? बताओ। y इज इक्वल टू mx y पे क्या है बच्चे? y एक्सिस पे प्रेशर है, x एक्सिस पे क्या है? मोल फ्रैक्शन है, m क्या है आपका? स्लोप, KH है। क्या है? KH है। प्लस इंटरसेप्ट क्या है बच्चे? यहाँ पे 0 है। इट मींस कि आपका जो ग्राफ है, जो आपकी जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है। इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे स्लोप क्या होता है? m इज इक्वल टू KH। तो ये कई बार पूछ लेते हैं कि हेनरीज लॉ में स्लोप क्या रहता है, तो आप बता देंगे कि KH रहता है। क्लियर है? अगर मान लो यहाँ पे मैं अलग अलग ग्राफ बना देती हूँ, अलग अलग ग्राफ ऐसे करके, एक मिनट, ये सारा मैं एक मिनट रिमूव कर रही हूँ। अब एक बात बताओ, आपको पता है ये क्या स्लोप है? पता है ना आपको? टेंजेंट थीटा सुना है ना ये मैथ्स वाले यस बच्चे? मैम। इसका स्लोप ये है, इसका स्लोप ये है, इसका स्लोप ये है और इसका स्लोप ये है। तो आप मुझे बता सकते हो क्या, अगर स्लोप ज्यादा होगा, जैसे जैसे स्लोप ज्यादा होगा तो सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी या कम? बताओ। सॉरी एक सेकेंड, KH की वैल्यू ज्यादा होगी या नहीं, ये बताओ। यस मैम ज्यादा होगी। एक सेकेंड बेटा, नहीं KH की नहीं बोल रही हूँ। हाँ सॉरी, जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हाँ ये मैं पूछ रही हूँ, सॉरी। मैम डिक्रीज होगी। इंक्रीज या डिक्रीज? मैम डिक्रीज। कैसे बच्चे? देखो इसका स्लोप है इतना, तो एक बार इस टेम्परेचर पे देखो, इस टेम्परेचर पे देखो, अगर मैं चेक करूँ तो इसकी सोल्युबिलिटी है इतनी, और सेम टेम्परेचर पे देखूं तो इसकी सोल्युबिलिटी है इतनी, इसकी है इतनी, इसकी है इतनी। तो आप देख पा रहे हो जैसे जैसे स्लोप बढ़ रहा है सोल्युबिलिटी भी तो बढ़ेगी। बोलो हाँ या ना? यस मैम। एक बार फिर बताऊं? फिर बताऊं क्या? नो मैम। देखो एक बार देख लो, ये देखो, एक मैंने ये बना दिया, एक मैंने ये बना दिया, ठीक है। कोई भी एक वैल्यू ले लो, देखो सपोज ये ले लेते हो, इस वैल्यू पे देखो, इसका प्रेशर इतना है, ठीक है, इसका प्रेशर इतना है और इसका प्रेशर इतना है। तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा बताओ सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी? बोलो। ज्यादा होगी। तो आप ऐसे बोल सकते हो, स्लोप ज्यादा, प्रेशर भी ज्यादा है तो सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर है? बताओ हाँ या ना? यस मैम। ओके,
तो बच्चे अगर प्रेशर सोल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं ये वाला फॉर्मूला लिख सकती हूँ P1/P2 इज इक्वल टू S1/S2। बताओ हाँ या ना? यस यस मैम। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। वैसे मैंने लास्ट में एक फॉर्मूले की स्लाइड बना रखी है, उसमें ये मेंशन होगा तो आप देख लेना, लेकिन ये मुझे समझाना था, ये पूछ लेते हैं कई बार। आपको अलग अलग यहाँ पे प्लॉट बना के दिखाया होगा और आपसे पूछेंगे कि बताओ किसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, चलो उसके बाद है बच्चे, ये आपको दिख रही है ये टेबल अच्छे से शो हो रही है? थोड़ा सा मैं इसको जूम करूं, अब दिख रही है? ध्यान से देखो। यस मैम अब क्लियर है। अब ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये देखो, इसको आओ किसको पकड़ोगे आप? हाइड्रोजन को पकड़ो और इसको N2 को पकड़ो, इसको बीच वाले को छोड़ो, इसमें थोड़ा डाटा ऐसा है, मिसलीड कर रहा है। देखो 293 से जैसे ही 303 आपने टेम्परेचर किया, जैसे ही 293 से 303 टेम्परेचर किया, KH की वैल्यू 69 से 88 हो गई। देख रहे हो, टेम्परेचर बढ़ने से KH की वैल्यू भी बढ़ी। लर्न नहीं करना, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। जैसे ही बच्चे आप 293 से 393 की तरफ जा रहे हो, मतलब जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो देखो KH की वैल्यू भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। देख पा रहे हो ना, 34 से 46 हो गई है। तो यहाँ से बच्चे आपने क्या देखा, क्या कंक्लूजन निकाला? रुको मैं इसको थोड़ा छोटा करती हूँ। हाँ, यहाँ से आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो KH की वैल्यू है ना, जो KH की वैल्यू है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट, जो KH है वो किस पे डिपेंड करता है बच्चे? गैस पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे गैस चेंज होगी आपकी KH की वैल्यू भी चेंज होने वाली है। देख सकते हो आप, H2 के लिए अलग वैल्यू है KH की, N2 के लिए अलग है, O2 के लिए अलग है, हीलियम के अलग है। तो अलग अलग गैस के लिए अलग अलग वैल्यू होगी किसकी? हेनरीज कांस्टेंट की। ठीक है, समझ आई मेरी बात? दूसरी चीज बेटा क्या है, जो हम अभी ये फॉर्मूला देख के आए हैं, P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ KH इज इक्वल टू P बाय मोल फ्रैक्शन। और ये मोल फ्रैक्शन क्या है? सोल्युबिलिटी तो है। तो जितनी ज्यादा KH की वैल्यू होगी, सोल्युबिलिटी उतनी कम होगी। बताओ ये बोल सकती हूँ या नहीं बोल सकती? यस मैम। तीसरी चीज बच्चे, अभी मैंने आपको दिखाया, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है KH की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, और अगर KH की वैल्यू इंक्रीज होगी तो बच्चे क्या होगी? सोल्युबिलिटी की वैल्यू कम होगी। तो ये 3 पॉइंट ध्यान से रख लेना, रट लो इसको दिमाग में। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं आपको, इस पे DPP भी मिलेगा क्वेश्चन और सेट टेस्ट में भी मिले। तो आप प्लीज इसको ध्यान से अपने माइंड में ध्यान रखो कि सबसे पहले KH की वैल्यू नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन होता है। हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है KH की वैल्यू भी बढ़ेगी, और अगर KH की वैल्यू बढ़ेगी तो बच्चे सोल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। कैसे देखा हमने? इस एक्सप्रेशन के थ्रू देखा। ठीक है, लेकिन किस पे बात कर रहे हो? पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो जो ये मैं एक एक लाइन लिखती हूँ ना, इसे प्लीज अच्छे से देखा करो। उसके बाद है बच्चे, एक यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है कि जो आपकी एक्वेटिक स्पीसीज होती हैं, जो पानी में रहने वाली होती है स्पीसीज, वो मोर कंफर्टेबल होती है कोल्ड वाटर में देन इन वार्म वाटर। तो आप इसके आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ हेनरीज लॉ। क्योंकि कोल्ड वाटर का मतलब क्या है बेटा? कि टेम्परेचर क्या है? कम है। अगर टेम्परेचर कम है तो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू भी कम होगी, और अगर KH की वैल्यू कम होगी तो सोल्युबिलिटी क्या होगी बच्चे? ज्यादा होगी। इट मींस कोल्ड वाटर में जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा अच्छे से डिसोल्व हो रखा होगा पानी में देन इन वार्म वाटर, क्योंकि वार्म वाटर में टेम्परेचर ज्यादा होगा, KH की वैल्यू ज्यादा होगी और सोल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। आ गया मैम। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो हम ये बार बार बोल रहे हैं ना, गैस 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 की बात कर रहे हैं, तो गैस जो होनी चाहिए बच्चे आइडियल होनी चाहिए, तभी हेनरीज लॉ उस पे लगेगा। आइडियल गैस में क्या कंडीशन होती है? प्रेशर जो होना चाहिए लो होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए आइडियल गैस के लिए। ठीक है, उसके बाद तो वो अलग बात है कि हम कंप्रेस कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन आइडियल गैस होनी चाहिए। दूसरी बात, गैस जो है, अगर आप जो गैस उसमें डिसोल्व कर रहे हो सॉल्वेंट में, वो किसी भी तरह का कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करनी चाहिए, और किसी भी तरह का डिसोसिएशन और एसोसिएशन उसमें नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज अगर आप अमोनिया को पानी में ले रहे हो,
अमोनिया को पानी में लेने से क्या होगा, NH4OH बन गया, कंपाउंड की फॉर्मेशन कर ली। HCl को पानी में ले रहे हो तो आयंस की फॉर्मेशन कर ली। तो हमें ऐसी गैस नहीं लेनी है जो कि क्या करे, कंपाउंड की फॉर्मेशन करे या एसोसिएशन और डिसोसिएशन करे सॉल्वेंट में। हाँ, O2 ले लो, हीलियम ले लो। आपने देखा होगा जो मैंने ये टेबल दिखाई है, इसमें देखो O2 है, N2 है, H2 है, हीलियम है, लेकिन कहीं पे भी आपको अमोनिया और HCl नहीं दिख रहा होगा। क्लियर है? यस 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 मैम। मैम। अब आ जाओ एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो इसमें बच्चे मैं 3 एप्लीकेशन यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एक सबसे पहली है जो आप अपने डेली लाइफ में भी देखते हो, मतलब डेली लाइफ एग्जांपल है जो आप नॉर्मली देखते हो। बस अब क्या है, क्योंकि हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमने हेनरीज लॉ पढ़ लिया और हमें ये पता चल गया कि जो ये डेली लाइफ में जो ये चीजें हो रही हैं ये किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है, हेनरीज लॉ के बेस पे। सबसे पहले आता है बच्चे इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। तो जितने भी आप ये बेवरेजेस देखते हो वहां पे लगता है हेनरीज लॉ। आपको पता है जो इसमें जो आपके पास जितनी भी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स है उसमें जो गैस को बच्चे डिसोल्व किया जाता है वो हाई प्रेशर में डिसोल्व किया जाता है। जो आपके चाहे कैन का ढक्कन ले लो, कैन का कैप ले लो, या आपकी कोका कोला बोतल की कैप ले लो, उसमें जो है हाई प्रेशर के अंडर जो है उस गैस को डिसोल्व किया जाता है। अंदर बहुत हाई प्रेशर होता है और आपको पता है जितना ज्यादा प्रेशर होगा सोल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो CO2 तभी अच्छे से डिसोल्व होती है क्योंकि उसको हाई प्रेशर के अंदर उसको हाई प्रेशर लगा के उसको डिसोल्व किया जाता है। तभी जब आप क्या करते हो, जैसे ही कैप को ओपन करते हो तो इस तरह से वहां पे एफरवेसेंस CO2 बाहर निकलती है। तो मतलब क्या हुआ, जैसे ही आपने कैप खोली तो अब जो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर था और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम था, अब क्या हो रहा है, वो धीरे 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 जैसे ही आपने उसकी कैप खोली अंदर का प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है और आपकी CO2 क्या आ रही है, बाहर निकल के आ रही है। और जब आप कुछ टाइम बाद देखते हो तो सारी की सारी CO2 निकल जाती है, फिर आपको वो कोका कोला पीने में मजा भी नहीं आता। ठीक है ना, क्योंकि जो CO2 उसमें डिसोल्व है हाई प्रेशर में, तभी हमें जो है जब आप पीते हो तो आपको मजा आता है पीने में। थोड़ी देर रख दो सारी गैस बाहर निकल जाएगी, प्रेशर एकदम कम हो जाएगा, तो फिर वो मजा भी नहीं आता है पीने में। तो इसको आप किस बेसिस पे एक्सप्लेन करोगे बच्चे, हेनरीज लॉ से। हेनरीज लॉ ने क्या कहा था कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा सोल्युबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, कोई अगर पूछ ले कि CO2 कैसे इसमें डिसोल्व है, तो भैया आप तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आप ये बोलोगे क्योंकि हाई प्रेशर के अंडर जो है CO2 को डिसोल्व किया जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे सोल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। किसकी, गैस की, किसमें, लिक्विड सॉल्यूशन में। क्लियर हुई ये वाली एप्लीकेशन, जल्दी बताओ। यस मैम। और जैसे Yes, जैसे ma'am. आप कैप को खोलोगे अंदर का प्रेशर कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, तो क्या होगा, एकदम से प्रेशर कम होगा और सारी की सारी CO2 बाहर निकल जाएगी इस तरह से। उसके बाद है बच्चे, इससे भी इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन स्कूबा डाइवर वाली। आपको पता है ये जब डाइविंग स्कूबा डाइवर जाते हैं नीचे पानी में जाते हैं, अंडर वाटर जाते हैं, तो आपको पता है जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे प्रेशर जो है बहुत ज्यादा होता है। ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5-6 क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ इसी एक एप्लीकेशन से। जैसे जैसे नीचे जाओगे प्रेशर ज्यादा होगा, तो बच्चे क्या होता है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा सोल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। अब आपको पता है ऑक्सीजन हमारे ब्लड में होती है, राइट, तो ऑक्सीजन तो हमारे ब्लड में सोल्युबल होगी और ऑक्सीजन तो अच्छा भी होता है, तो हमें चाहिए भी होता है। लेकिन जो N2 गैस होती है जो इतनी अच्छी डिसोल्व नहीं होती है हमारे ब्लड में, लेकिन जैसे ही वो नीचे जाएंगे प्रेशर एकदम से ज्यादा होगा, तो वो जो N2 गैस है वो भी क्या हो जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन भी हमारे ब्लड में ज्यादा हो जाएगी। फिर जब वो एकदम से सरफेस पे जाएंगे तो एकदम से क्या होगा बच्चे, प्रेशर कम होगा और जो वो N2 के जो आपकी जो N2 ब्लड में इकट्ठी हो चुकी है, डिसोल्व हो चुकी है, वो क्या बना लेगा हमारे बॉडी पे, ऐसे रेड रेड कलर के बबल्स बना लेंगे, जिसकी वजह से हमारे जो नर्व है नर्व उस पे वो काफी ज्यादा इफेक्ट करेंगे और आपको बेंड्स जैसी डिसीज होती है। बायो वाले बच्चे मुझसे भी ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। हाँ सार्थक। मैम एक सवाल था कि हाँ, बोलो। हमारा खून था वो तो खाली ऑक्सीजन गैस अपने साथ लेके जाएगा ना, वो N2 थोड़ी ना लेके जाएगा, हाँ, तो फिर कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगी खून में? बता रही हूँ बेटा मैं। एक्चुअली में N2 जो होता है आपका इतना अच्छा डिसोल्व नहीं होता है ब्लड में, ये तो तुम सबको पता है, हाँ या ना, जो ये बायो के स्टूडेंट हो। हाँ। लेकिन जैसे ही तुम अंदर जाओगे बच्चे, प्रेशर जो होगा सी लेवल पे बहुत ज्यादा होता है, तो ये गैस इतनी अच्छे से डिसोल्व नहीं होती है, लेकिन प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो वाली गैस भी ब्लड में डिसोल्व होने लग जाती है, जिसकी वजह से जब आप
इसके अंदर आपके ब्लड में डिसोल्व हो जाती है। जब आप एकदम से फिर सरफेस पे जाते हो तो प्रेशर एकदम से कम होता है, जिसकी वजह से जब ये N2 गैस जो ब्लड में डिसोल्व हुई है आपकी, वो क्या करेगी, बबल्स बना लेगी, जिसकी वजह से आपके जो नर्व इम्पल्स है उसमें काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इसकी वजह से, और बैंड्स जैसी आपको डिजीज होती है, और कई बार तो अल्टीमेट डेथ भी हो जाती है। एक बार मैं बोलूं फिर पूछना। इसके लिए बच्चे आप यहाँ पे यूज करते हो डाइल्यूटेड हीलियम। जो ये स्कूबा डाइवर्स हैं वो क्या लेके जाते हैं अपने साथ, डाइल्यूटेड हीलियम, क्योंकि हीलियम क्या करता है, जो ये कंसंट्रेशन जो बढ़ रही है N2 की, उसको बढ़ने नहीं देती है, इतने अच्छे से N2 को डिसोल्व नहीं होने देती है ब्लड में, जिसकी वजह से हम इस वाली डिसीज से बच सकते हैं। इसलिए जो ये स्कूबा डाइवर्स हैं अपने साथ हीलियम लेके जाते हैं, डाइल्यूटेड हीलियम। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि स्कूबा डाइवर जो है अपने साथ हीलियम पहले तो है कौन सी गैस लेके जाते हैं, और अगर मान लो गैस दे रखी हो तो क्यों लेके जाते हैं, ताकि वो जो कंसंट्रेशन है N2 की हमारे ब्लड में उसको कम कर सके। क्लियर है, जल्दी बताओ। यस मैम। यस मैम। ठीक है। और जो ये बायो वाली टर्म्स है मेरे से ज्यादा आप जानते हो, लेकिन ये हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन है, तो जितनी केमिस्ट्री इसमें यूज होती है वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद है बच्चे, ये देखो, ये आपको दिख रही है पिक्चर, ये थोड़ा सा जूम करूं मैम, जूम कर दो। अब ठीक है, अब ठीक है। अब देखो बच्चे, जैसे जैसे आप हाइट की तरफ जाओगे, हायर एल्टीट्यूड पे जाओगे, तो वहां पे क्या होता है, मैंने बोला जैसे 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 ऊपर जाओगे प्रेशर हो जाएगा कम। प्रेशर कम होने का मतलब क्या है बच्चे, सोल्युबिलिटी हो जाएगी कम। तो जो हमारे ऑक्सीजन में ब्लड सोल्यूबल होता है, अब उसकी सोल्युबिलिटी हो जाएगी कम, क्योंकि हम ऊपर हाइट पे जा रहे हैं। तभी से लिखा हुआ है आई नीड मोर ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी हो जाएगी कम, जिसकी वजह से आपको ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम होगी, आपको क्या बोलते हैं, वोमिटिंग जैसा भी फील होगा। और इसकी वजह से जो बच्चे आपको डिसीज होती है वो कौन सी होती है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, एनोक्सिया डिसीज होती है। किस वजह से होती है, क्योंकि वहां पे आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। और ये बहुत पूछा जाता है कि कौन से टाइप की डिसीज होती है, एनोक्सिया डिसीज होती है जब हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, क्योंकि वहां पे पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है ऑक्सीजन का, हम ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, तो इससे ये वाली जो है एनोक्सिया वाली डिसीज हो जाती है। क्लियर है बेटू, जल्दी बताओ। यस मैम। उसके बाद मैम। जल्दी 2 क्वेश्चन है, फटाक से 2 क्वेश्चन करो, और 6 क्वेश्चन मैं घर के लिए दूंगी, पढ़ो इसे। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलैलिटी, ध्यान से पढ़ना है एक एक चीज को, सब आता है आपको। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलैलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन, ये दे रखा है। सोल्युबिलिटी निकालनी है मीथेन की अंडर 760 mmHg। आपको सोल्युबिलिटी निकालनी है, या आप बोल सकते हो आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। आपको KH की वैल्यू दे रखी है और प्रेशर दे रखा है। जल्दी बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, जल्दी। P equals टू KH का ही। KH का ही। निकालना क्या है, काई निकालना है, तो P/KH। ठीक है। अगर मान लो किसी को ये फॉर्मूला नहीं भी पता, अब ध्यान से सुनो, मान लो कोई ऐसा है जिसको फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन उसको ये तो पता है ना सोल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन में निकालते, और मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। अगर मोल फ्रैक्शन में निकालो, अगर ग्राम पर लीटर में निकालोगे वो तो फिर भैया सोल्युबिलिटी की यूनिट आएगी, बट अगर मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में निकालो तो कोई यूनिट नहीं आएगी। तो एक काम करो, एक आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी। प्रेशर कितना है बच्चे, 760 mmHg, और हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है बच्चे, 4.27 इंटू 10⁵ mmHg। तो दोनों कैंसिल करो, और आपका जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, सोल्युबिलिटी आएगी मिथेन में। तो सोल्व करने के बाद इसका ये आंसर आ जाएगा 178 आ जाएगा अप्रोक्स इंटू 10⁻⁻5। बताओ कर लोगे, बताओ। यस मैम, आ गया आंसर। ओके ग्रेट, तुम तो बड़े सुपर फास्ट हो। ये वाला बताना कैसे करोगे, हैंड रेस करना। H2S एक गैस है विथ रोटन लाइक स्मेल है, इज यूज फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। वो कह रहे हैं कि सोल्युबिलिटी जो है H2S की वाटर में एट STP पे, STP क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि प्रेशर है 1 बार, और मोलैलिटी दे रखी है आपको 0.15 मोलल। आपको क्या निकालना है, KH। अब जल्दी से हैंड रेस करो और मुझे बताओ कैसे करोगे क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। हाँ बताओ, किसने किया, नेतू ने किया। हाँ बताओ। मैम, प्रेशर अपॉन में काय। प्रेशर अपॉन में
काई। ओके ठीक है, फिर प्रेशर तो आपको दे रखा है 1 बार, और मोल फ्रैक्शन किसका लेना है, H2S का, और प्रेशर H2S का आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो ये मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब आपको कैसे निकालोगे मोल फ्रैक्शन, जल्दी बताओ। इसका मतलब कोई बताएगा क्या मुझे, इसका मतलब क्या है 0.195 मोलर का मतलब क्या है, जल्दी बताओ। मतलब 0.195 moles of solute is present in 1 kg of solvent. वेरी गुड। मोल्स ऑफ किसके, H2S के, प्रेजेंट इन 1 kg इन सॉल्वेंट। अब हिमांशी आके बताओ बेटू कैसे करोगे, क्या निकालने हम, मोल फ्रैक्शन निकालना ना, तो ऐसे लिख लू मैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स वाटर के और H2S के। बोलो हाँ या ना, सारे बोलो। यस मैम। अब ये कितने हैं, Yes, ma'am. ये कितने हैं, 0.195. और वाटर के कितने हैं, मैंने आपको बताया था अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 55.5. निकालने हैं 1 kg में तो कितनी वैल्यू याद रखोगे उसकी, डायरेक्ट 55.55। अब मुझे ये बताओ कि जो ये 0.195 वाली वैल्यू है 55.55 के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, तो क्या मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूं, बोलो हाँ या ना। Yes. तो मैं क्या क्या काम करती हूँ, इसको हटा देती हूँ और यहाँ पे डायरेक्ट लिखती हूँ 55.55। अब इसको 0.2 मान लेना, इसको मान लेना 56 के आसपास मान लेना, ठीक है, या 55 मान के कर लेना, जैसे कैलकुलेशन इजी लगे। तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, KH आपको निकालना था, प्रेशर 1 बार है, और मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 0.2, ऊपर 56 चला जाएगा, सोल्व कर लो, आपकी KH की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया बेटू, बताओ। यस मैम आ गया। तो बस निकाले ना, आंसर आ जाएगा 282 बार के आसपास आ जाएगा। इन्होंने क्या लिया, नेग्लेक्ट नहीं किया, लेकिन हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसके कंपैरिजन में बहुत छोटी वैल्यू है, तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ध्यान रखना बच्चे, ये तो भी मैंने बता दिया, प्रेशर 1 बार होगा। अगर STP पे लिखा हुआ और कोई प्रेशर मेंशन नहीं कर रखा तो ये अंडरस्टूड है कि STP पे प्रेशर होता है 1 बार, ठीक है, टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, बताओ। यस मैम। उसके बाद जल्दी से इन क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इन दोनों के ले लो, ले लिए, यस मैम। इन दोनों के लो। और ये अगर जिसने ये 6 कर लिए ना उसका DPP बहुत अच्छा जाने वाला है और टेस्ट भी बहुत अच्छा जाने वाला है। ये दोनों और लिख लो अच्छे से, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मैं नोट्स अपलोड कर दूंगी रात तक या कल मॉर्निंग तक, तो देख सकते हो उसमें। ले लिए? यस मैम। अब बच्चे ये मैंने फॉर्मूले जो बताए थे वो मैंने लिख दिए हैं, आप इसे एक बार देख लो। एक तो हमने देखा कि M इज इक्वल टू KP वाला, प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन, और P1 बाय P2 S1 बाय S2। फिर बोलूं सोलिबिलिटी को आप मोल फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं एक्सप्रेस, मोल पर लीटर, ग्राम पर लीटर में। एक और कौन सा बताया बच्चे मैंने फॉर्मूला, एक और भी लिख लो, डाल्टन लो वाला बताया था ना मैंने अभी, क्या था कि जो पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है, इसको भी याद रख लेना, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन को आप P बाय KH करके भी लिख सकते हो। बस ध्यान रखना ये P क्या है, ये काई क्या है, M क्या है, S क्या है, ये सब प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। एक और चीज बतानी थी बेटा मुझे आपको, देखो अभी मैंने आपको बोला कि जो आपका हेनरीज लॉ है ना, हेनरीज लॉ वो किसके लिए एप्लीकेबल है, आइडियल गैस के लिए। बोलो हाँ या ना, अभी बताया ना मैंने। यस मैम। तो मैं लिख सकती हूँ क्या, PV इज इक्वल टू NRT। P क्या है, प्रेशर है किसका, गैस का। V क्या है, वॉल्यूम है। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है किसके, गैस के। R क्या है आपका, गैस कांस्टेंट है, और T क्या है, टेम्परेचर है। क्लियर है। और आपको हेनरीज लॉ से क्या पता चला था कि जो पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन इनटू हेनरीज लॉ के इक्वल है। बोलो हाँ या ना। तो बच्चे अगर मैं यहां से P की वैल्यू निकालूं तो NRT बाय V आ जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं P की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर सकती हूँ क्या, बोलो हाँ या ना। Yes. यस मैम। NRT बाय V, सपोज ये कोई भी गैस का मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, इनटू
सॉरी इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये आ गया। ये मैं एक्सप्रेशन बता रही हूँ, कहीं भी यूज हो सकता है, आपसे रिलेशन भी पूछ सकते हैं, कोई न्यूमेरिकल भी बना के पूछ सकते हैं। अब आओ इधर बच्चे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, अगर उसको लिक्विड में डिसोल्व किया गया है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस वाटर के। बोलो हाँ या ना। अब मैं ये मान रही हूँ अब मैं ये मान रही हूँ कि गैस के मोल्स बहुत कम है, तो मैं इस वैल्यू को क्या कर रही हूँ, नेग्लेक्ट कर रही हूँ। इसको मैं कहाँ पुट कर देती हूँ, यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, बताओ, nRT/V KH इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। और जो ये n था, ये भी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ही तो था, तो ये से ये कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनल क्या आ जाएगा, RT/V KH इंटू सॉरी KH डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो अगर कैसा ऐसा कुछ रिलेशन आ जाता है तो आपको घुमाना फिराना आना चाहिए, क्योंकि हेनरीज लॉ जो आइडियल गैस पे एप्लीकेबल है। तो आइडियल गैस इक्वेशन लिखो, आपको ये आपको ऑलरेडी पता है, और घुमा फिरा के रिलेशन निकाल के आओ। वो कैसे भी रिलेशन पूछ सकते हैं आपसे। क्लियर है? यस मैम। इसको दोबारा समझाना है। हाँ मैम क्लियर है। क्लियर है, कुछ नहीं करना, बस प्रेशर की वैल्यू पुट करनी है और वो करना है। उसके बाद बाकी यही था। ये प्लीज क्वेश्चन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मतलब सारे टाइप के मैंने दे दिए हैं इसमें हेनरीज लॉ के, तो आपको ये सारा करना है। 2 क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी के दिए हैं इसमें, तो ये वाला एनसीईआरटी का है क्वेश्चन नंबर 4। तो प्लीज इसे सबको अच्छे से कर लेना। कोई और डाउट है तो बच्चे बोलो। ओके, नो मैम, कोई दिक्कत। ठीक है। तो आपको जो डीपीपी मिल जाएगी बच्चे कल, प्लीज उसे सॉल्व कर लेना। मैं तो हर बार ही कहती हूँ अपने डीपीपी को सीरियसली लिया करो, ठीक है? ओके, जो मैं क्वेश्चंस देती हूँ उसे करने में बड़ा मजा आता है। सिर्फ सार्थक को आता है और किसी को भी आता है? हाँ बोलो। मैम मुझे भी आता है। अच्छा, हाँ तो लेक्चर तो इतना ही था, मैंने इतना ही कराना है आपको। ओके।